सभी बैठ जाएं। आज इस युवा संसद में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा यह उम्मीद करती हूँ कि आज का यह सत्र देश के सर्वांगीण एवं सतत विकास में सहायक होगा। अब राष्ट्रगीत होगी, सभी खड़े हो जाएं। महासचिव सदन में नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। श्री अध्यक्ष महोदय, सुश्री संयोगिता पटेल जो मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। किस भाषा में करना चाहेंगे? हिंदी भाषा में। लीजिए। मैं संयोगिता पटेल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की संप्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री आकांक्षा सिंह जो राजस्थान के जयपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। किस भाषा में करना चाहेंगी? हिंदी भाषा में। लीजिए। मैं आकांक्षा चंदेल जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
सदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करें। हम अगवानी के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया जी पधार रही हैं। आप सभी बैठ जाएं। मैं सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब राष्ट्रपति महोदया सदन के दोनों पक्षों को संबोधित करेंगी। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह हर्ष का विषय है कि कोरोना जैसी भीषण वैश्विक आपदा के बावजूद हमारी इकोनॉमी में 9.1% की ग्रोथ रेट से वृद्धि हुई है। खेती को लाभ का धंधा बनाना, युवाओं को रोजगार, सुशासन, आवास, सड़क, पानी और अखंड भारत मेरी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी स्तर पर मान्यता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को प्रभावी बनाया गया है। साथ ही मेरी सरकार के समक्ष दिन प्रतिदिन स्वरूप बदल रहे कोरोना से लड़ने, बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसी आदि समस्याएं हैं। मेरी सरकार गरीबों के स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने तथा गरीबी उन्मूलन हेतु दृढ़ संकल्प है। अब हम सही मायनों में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया, आप सभी बैठ जाएं। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आरंभ करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिए लोकसभा के इस सत्र में प्रत्येक सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।
अभिभाषण दिया उसके लिए लोकसभा के इस सत्र में संवेद सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 25, 26, 27/12/2021 की तिथि नियत करती हूँ। जो माननीय सदस्यगण कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हो वे आज अपराह्न 4 बजे तक लोकसभा सचिवालय में दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैंने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में रीशु सिंह चौहान जी को, रक्षा मंत्री के रूप में कंचन द्विवेदी जी को, वित्त मंत्री के रूप में प्राची गुप्ता जी को, शिक्षा मंत्री के रूप में रश्मि सिंह चौहान जी को एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में श्वेता द्विवेदी जी को संबंधित विभागों का दायित्व सौंपा है। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सिंह कश्यप का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। श्री राम सिंह कश्यप का जन्म खगड़िया जिला में हुआ था। आपने 17वीं एवं 18वीं लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से खगड़िया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आपके निधन से देश ने एक लोकप्रिय नेता और कर्मठ समाजसेवी को खो दिया है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। राम सिंह कश्यप जी एक ऐसे नेता थे जो मजलूमों से लेकर मजदूरों तक की आवाज हुआ करते थे। ऐसे अनुभवी राजनेता का इस दुनिया से चले जाना निश्चित तौर पर इस देश की राजनीति के लिए एक भारी क्षति है। उनकी मौत का विश्वास कर पाना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। हम अपने इस दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से राम सिंह कश्यप जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही इस दुख की घड़ी से निपटने के लिए उनके परिवार को साहस प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री कश्यप एक सौम्य, सज्जन एवं संवेदनशील नेता थे। वे पक्ष और विपक्ष के दोनों के ही मार्गदर्शक भी थे। उनका शायराना अंदाज, गर्मजोशी एवं पहल क्षमता को हम हमेशा याद रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी संवेदनाएं अपने एवं अपने समस्त दल के द्वारा प्रेरित करती हूँ। भगवान ऐसी पूजनीय एवं पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें। सभी सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट मौन खड़े होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी सदस्य बैठ जाएं। महासचिव, आप शोक संतृप्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेज दें। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है।
के दूसरे दिन मैं आप सभी का सदन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब प्रश्नकाल होगा। तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न आरंभ करें। नेता प्रतिपक्ष अमृता सिंह, तारांकित प्रश्न क्रमांक 101। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए क्या करवाया। किसान अपनी फसल की बिक्री को लेकर परेशान है, वह लगातार कर्ज में फंसता जा रहा है। यहाँ तक कि माननीय अध्यक्ष महोदया, यहाँ तक कि उस किसान को अपनी फसल को सड़कों पर फेंकना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, वह फसल जिसे किसान अपने खून, अपने पसीने से तैयार करता है, उसे वह सरकार के कारण परेशान होकर सड़कों पर फेंक देता है। लेकिन सरकार उस समय अपने कानों में रुए डाले हुए आराम से सोती रहती है। उसे किसानों से कोई मतलब नहीं है, चाहे उस किसान की फसल बिक्री हो या ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदया, उस किसान के बीवी बच्चे मरे या जिए, सरकार को तो केवल, माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार को तो केवल अपनी सत्ता से मतलब है। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। जब हम किसान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही भावना आती है, कड़ी मेहनत और आत्मसमर्पण। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं के बदौलत सही मायनों में हमारा देश चल रहा है। किसानों के लिए अपने कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन महोदया ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद हमारे विपक्षी सदस्य अपनी आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं। आप सब शांत रहे। हमारी सरकार किसानों के लिए निरंतर काम कर रही है और इसका एक ही लक्ष्य है, किसानों की आय को बढ़ाना और उनके जीवन को सरल बनाना। आप शांत रहे, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहने दें। अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारी सरकार सबसे कम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत अध्यक्ष महोदया, इस योजना के तहत अब प्रत्येक किसान मिलने वाली क्लेम राशि 2 गुना से भी अधिक हो गई है। सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी सरकार हर खेत को पानी के वितरण के साथ जोड़ने का काम कर रही है। जो सिंचाई परियोजनाएं कई दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के माध्यम से हर किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में मुहैया कराई जा रही है। आप सदन की गरिमा बनाकर रखें। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है। आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। किसान हित से जुड़े कई मॉडल एक्ट बनाकर उन्हें राज्य सरकारों से भी लागू करने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदया, किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली पानी मिले, बाजार तक उन्हें कोई समस्या ना हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात एक कर रही है। आप सब संसदीय मर्यादा में रहे। मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों से हमारे देश के किसान
कर रहा है। सीधी सांसद संयोगिता पटेल, तारांकित प्रश्न क्रमांक 102। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र सीधी जिले में शिक्षा का स्तर काफी गिर चुका है। आजादी के 75 वर्ष के उपरांत हमारे सीधी जिले में आज तक कोई भी विश्वविद्यालय नहीं खोली गई, जबकि यह आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। तथापि इस जिले के समस्त छात्र एवं छात्राएं आंदोलित हैं और कई बार शिक्षा मंत्री के नाम पर आवेदन किया गया, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इसका निराकरण कब तक भी करेंगी? शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सांसद को बताना चाहूंगी कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, तब से हम इस विषय में विचार कर रहे हैं। पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया लंबी होती है, उसके लिए अधिनियम बनाया जाता है। अधिनियम बनाने में और प्रस्ताव करने में समय लगता है। आप शांत रहे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहती हूँ कि इसकी कुछ प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कुछ प्रक्रिया बाकी है और बहुत जल्दी विश्वविद्यालय खोल दिया जाएगा। सूचित महिमा द्विवेदी, सांसद इंदौर, तारांकित प्रश्न क्रमांक 103। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि सिंगरौली शहर में वायु की गुणवत्ता का गिरना अत्यंत चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदया, जो ये वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका एक प्रमुख कारण वाहनों की बढ़ती संख्या है। अध्यक्ष महोदया, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 15 शहरों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसमें से सिंगरौली शहर की स्थिति बहुत ही खराब है। अध्यक्ष महोदया, यहाँ की हवा भी काफी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों की तुलना में सिंगरौली शहर प्रदूषण के मामले में आगे है। धूल कण अब शहरवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने लगे हैं, जिसके कारण सांस और एलर्जी के रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदया, इसका सर्वाधिक प्रभाव ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर देखा जा सकता है। अतः जनता में असंतोष व्याप्त है। इसके लिए माननीय पर्यावरण मंत्री क्या कहेंगे? आप सब शांत रहे। पर्यावरण मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। जैसा कि हमारी सांसद महिमा द्विवेदी ने यह प्रस्ताव रखा कि सिंगरौली में अत्यधिक प्रदूषण फैला है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि सरकार भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदूषण स्तर के आकलन हेतु कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स का आकलन IIT से करवाया गया। शांत रहिए। 70 से अधिक होने के आधार पर इसे भारत सरकार की एक सूचना द्वारा क्रिटिकली एरिया घोषित कर इसके सुधार में प्रस्ताव पारित किया गया है। औद्योगिक प्रदूषण में सुधार लाने हेतु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण से करवाया गया। उद्योगों को बंद कराने 20 उद्योगों से बैंक गारंटी लेकर 1501 वाहनों का मापन कराकर सुधार कार्य कराए गए। पर्यावरण मंत्री जी को अपनी बात करने दें। के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध में आगे उसकी कार्यवाही करने के लिए सुधार कार्य कराने के लिए प्रस्ताव किया गया।
संध्या पटेल, सांसद प्रयागराज, तारांकित प्रश्न क्रमांक 104। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या रक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि लद्दाख के मामले में चीन के साथ तनाव और आए दिन चीन के तनाव और आए दिन दादागिरी और भारतीय सेनाओं के साथ झगड़ा के मुद्दे पर जवाब देंगे। निरंतर हमारी सीमाओं पर विवाद और टकराव के रणनीति बनाता रहता है। आपकी सरकार और रक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे? रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि मैं खुद लद्दाख में जाकर अपने सूरवीरों के साथ कुछ समय व्यतीत किया है। सब शांत रहे। आपको बताना चाहती हूँ उनके उद्यम, साहस, शौर्य, वीर पराक्रम को मैंने महसूस किया है। चीन के इस हिंसक द्वारा भेदभाव की स्थिति में 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे वीर जवानों ने अपना जान भी बलिदान किया, साथ ही चीन लक्ष्य को भी भारी क्षति पहुंचाई, साथ ही सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे। इस अवधि के दौरान जहां सेना की वीर सिपाहियों की जरूरत थी संयम की, वहां संयम रखा। जहां शौर्य की जरूरत थी, वहां शौर्य को प्रदर्शित किया। किसके पास है? मैं बताना चीन के द्वारा मैं विपक्ष नेता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे हमारे वीर लीडरों की वीरता एवं बलिदान की पूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दे। यही क्या है, इनको तो सिर्फ अपने सेना के साथ भ्रष्टाचार, फर्जी, बेबुनियादी का आरोप लगाकर चमकानी है। भ्रष्टाचार, सेना पर भ्रष्टाचार खाने का आरोप लगाकर यह वीडियो फर्जी पाया गया है। आप सब शांत रहिए। नीलम उपाध्याय, सांसद सतना, तारांकित प्रश्न क्रमांक 105। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश के बच्चे शिक्षित हैं? क्या स्कूलों में, कॉलेजों में डिग्रियां देना ही शिक्षा कहलाती है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार स्वयं शिक्षित नहीं करना चाहती। अगर सरकार शिक्षित करेगी तो इनकी सत्ता कैसे चलेगी? छोट वाले लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे? इनकी कालाबाजारी कैसे चलेगी? लेकिन ये सब चीजों को मैं देखती रहिएगा कि हमारे बच्चों को भविष्य में कुछ और कर रहे हो। शिक्षा मंत्री जी, सब शांत रहिए। शिक्षा मंत्री को जवाब देने दीजिए। अध्यक्ष महोदया, हमारे विपक्षी सांसद का कहना है कि हम डिग्रियां खैरात में बांट रहे हैं। मुझे इस प्रश्न को सुनने के बाद बड़ी हैरानी होती है। अध्यक्ष महोदया, सत्ता में तो हम अभी आए हैं, लेकिन हमसे पहले जो सरकार थी वो ये काम करती थी और उनकी सोच आज भी वही है। लेकिन अध्यक्ष शांत रहिए। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, तब से उसने इस काम में सुधार किया है। सही, लेकिन परीक्षा लेने के बाद ही डिग्रियां दी है। अध्यक्ष महोदया, हमारे विपक्षी सांसद का कहना है कि हम लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते। तो आज हमारे देश की साक्षरता दर 74%, जो ये दिखाता है कि आप संसदीय गरिमा बना कर रखें। चुन सकती है, और इसीलिए शायद आज हम सत्ता विपक्ष में है और सत्ता पक्ष में है। नेता प्रतिपक्ष अमृता सिंह, तारांकित प्रश्न क्रमांक 106। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं
से गृह मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई 182 मीटर से 192 मीटर बिना ग्रामीण को व्यवस्थापित किए बिना ही बना दी गई है, जिससे अनेकों गांव डूबने की कगार पर आ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण चिंतित है, परेशान है कि वे खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ग्रामीण इस ऊंचाई के विरोध को लेकर 15 दिनों से आंदोलन कर रही है। 15 दिनों से सॉरी गृह मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी सांसद जिस ओंकारेश्वर बांध को ग्रामीणों की समस्या बता रहे हैं, जिस ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई को ग्रामीणों का नुकसान बता रहे हैं, वो वास्तव में उनके भले के लिए ही ओंकारेश्वर बांध की सिर्फ ऊंचाई बढ़ा देने से 10,000 हेक्टेयर ज्यादा की सिंचाई की जा सकती है। सिर्फ ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ा देने से 10,000 हेक्टेयर ज्यादा की सिंचाई की जा सकती है, जिससे 18 गांव लाभ पा सकेंगे। और इतना ही आप सब शांत रहे। बांध की ऊंचाई सिर्फ उसी के लिए बढ़ाई ही गई है, और इतना ही नहीं, उससे 150 मेगाहर्ट्ज ज्यादा बिजली उत्पादित होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा, उन्हें बिजली मिलेगी और आप सब शांत रहिए। उनकी समस्या तब उत्पादित होगी जब बारिश आएगी, और बारिश से पहले उनका स्थानांतरण पूरा कर दिया जाएगा, जहां उनके रहने और रोजगार दोनों की व्यवस्था पूर्ण कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आंदोलन को हमारे विपक्षी बता रहे हैं, वो वास्तव में विपक्षियों की सिर्फ चाल है। शांत रहिए। हमारी सत्ता के विरुद्ध ग्रामीणों को भड़काया गया है, और इस आंदोलन के लिए मैं खुद खंडवा जिले में जाऊंगी, वहाँ के ग्रामीणों से बात करूंगी, उनकी समस्या सुनूंगी और उनकी समस्या का निराकरण करके इस आंदोलन को खत्म करवाऊंगी। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। 5 मिनट के विश्राम के बाद हम शून्यकाल आरंभ करेंगे। सांसद प्रयागराज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कुछ पूछना चाहती हूँ कि देश के युवा, अगर देश के भविष्य नौजवान हैं, तो देश युवाओं के साथ क्या हो रहा है? देश के युवाओं को नौकरी से वंचित क्यों किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपकी सरकार क्यों खेल रही है देश के युवाओं के भविष्य के साथ? उन्हें नौकरी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या वजह हुई देश के युवाओं के साथ नौकरी न दी जाने का कारण क्या था? आपकी सरकार हमें बताए। उनके अध्यक्ष महोदय, देश के युवाओं के साथ नौकरी दी जाए, उनके साथ आंख बिचौली का खेल न खेले आपकी सरकार। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री। शांत रहिए। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा हमारे देश के भविष्य हैं, और उनके लिए भी हमारे सरकार की चिंता जायज है। हमारी सरकार युवाओं के लिए काम किया है और आगे करेगी, और आप लोग थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए। कम से कम कुछ किया नहीं तो हमारी सरकार जो कर रही है उसे सुनने की भी इसीलिए आपको अपने जगह पे बैठाई हुई है, और सुनने का हिम्मत रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी
पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है तथा भारत विगत वर्षों से इस आतंकवाद का शिकार होता आ रहा है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरी छाप छोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आतंकवाद को रोकने के बजाय वो चुपचाप मौन बैठे हुए हैं, क्या यही उनका उत्तरदायित्व है? गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमें पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है और इसके लिए समय समय पे हर देशों के बीच में बातचीत और समझौते होते रहते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमारे सांसद ने कहा हम मौन हैं। हम मौन नहीं हैं। हमने राष्ट्रीय खुफिया गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी संस्थाओं को और सक्रिय कर दिया। इतना ही नहीं, हमने अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशक्त पुलिस बल को और भी मजबूत कर दिया है और भी शक्तिशाली कर दिया है। यह सत्र दोनों पक्षों के लिए है। गृह मंत्री जी को अपनी बात कहने दें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हमने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसी संस्थाएं बनाई हैं जो हमें आतंकवाद और हमारी आंतरिक समस्याओं के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदया, आतंकवाद की समस्या सबसे ज्यादा सीमाओं से आती है क्योंकि वहां से घुसपैठ होती है अपने देश के। माननीय अध्यक्ष महोदया, ऐसा तो नहीं है हम सत्ता पक्ष में आ गए हैं, लेकिन ये आतंकवाद की घुसपैठ आज से नहीं, जब से आप सरकार की सरकार है, कम से कम हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। हमने वहाँ और हमने वहाँ अब कोशिश की है कि हम अपने तटीय और भूमिगत दोनों सीमाओं की सुरक्षा सैटेलाइट के थ्रू कर सके। उसमें थोड़ी समय लगेगा, फिर भी वो पूर्ण हो चुकी है और हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ सैन्य बल से नहीं, अब सैटेलाइट के थ्रू करेंगे हम, ताकि घुसपैठ से बिल्कुल दूर रह सके। और माननीय अध्यक्ष महोदया, कम से कम हम इससे पहले जो सरकार थी उसने आतंकवाद से निपटने के लिए नरम नीति अपनाई थी। हम आतंकवाद जैसी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, उन पे कोई भी नरम नीति नहीं अपनाई जाएगी। और इस सदन को आश्वासित करते हैं कि कम से कम 2 या 3 सालों में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्या पुष्पांजलि साहू, सांसद भोपाल। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आप सबके तालियों की मेहरबानी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। अब मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहती हूँ, कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद भी देश में लॉकडाउन लगाया गया, फिर भी इसके लिए किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं की गई और सभी स्कूल और कॉलेज के दरवाजे बंद करवा दिए गए। भारत के प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय के उच्च स्तर तक के 33 करोड़ के विद्यार्थी आज घर पर बैठकर बिना किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि वो इस मामले में अपनी बात को बताएं और जो जन लोग अपने सुनहरे भविष्य को लेकर इस सपने में बैठे हैं, अब उन सपनों का क्या होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके देश में लॉकडाउन लगा है, हम सब जनताओं की तो रोटियां निकल गई, रोटियां निकल गई। धन्यवाद जी। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी।
रही बात कोरोना के प्रश्न की, तो इस विषय को मैं, कोरोना को मैं इस रूप में देखती हूँ कि जो गलती हमारे विद्यार्थियों ने नहीं की थी, इसका भी खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। इस एक साल में बच्चों या युवाओं का जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, इस कोरोना काल में अगर बच्चों ने कुछ खोया है तो अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने जिन चीजों को मिस किया वो उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये बात उन्हें कोरोना काल में पता चला। सच्चे अर्थों में जीवन जीने के लिए इतनी कम चीजों की जरूरत होती है, इस चीज को उन्होंने जाना। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उन्हें खुद के अंदर झांकने का मौका दिया। आपका भी जवाब मिलेगा, थोड़ी सा खुद के अंदर झांकने का मौका दिया, और साथ ही संयुक्त परिवार क्या होता है इस चीज को भी जाना। अध्यक्ष महोदया, इस कोरोना जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी बच्चों का ज्यादा नुकसान न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने डिजिटल तरीके से शिक्षा पर जोर दिया। जो बच्चे कोरोना जैसी स्थिति के कारण स्कूल या महाविद्यालय तक नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए हमारी सरकार मेरा मोबाइल या विद्यालय के माध्यम से स्कूल या कॉलेज को ऑनलाइन ऐप चलाए गए जो कि 15 भाषाओं में उपलब्ध था। उसमें 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई। माननीय अध्यक्ष महोदया, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था उनके लिए हमारी सरकार द्वारा नेशनल टेलीविजन पर क्लासेस प्रसारित कराई। हमारा विद्यालय के जरिए उन बच्चों के घर तक शिक्षकों को भेजा गया। शिक्षकों के फोन से उन्हें ग्रुप में जोड़ा गया, साथ ही उनके घर पर उन्हें टेस्ट सीरीज प्रदान की गई। मत रखिए, सच को आप नहीं लगा सकते क्योंकि जनता सच जानती है। कोमल जायसवाल, सांसद रांची। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं खुशबू साकिब जी से पूछना चाहती हूँ कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है तथा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया 2776 करोड़ रुपए का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना सांसद खुशबू साकिब। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से सत्ता पक्ष के नेता को यह स्पष्ट करा दूं कि हमने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की हैं। अदालतगंज के तालाब का सौंदर्यीकरण लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा ओपनी थिएटर गांधी मैदान का काम भी पूरा हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जरा नेताजी से कहिए कि अपनी आंखें खोल के देखें, हमारे पटना में सुधार माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो थिएटर पर IPL दिखाई देने की व्यवस्था कराई गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार द्वारा दिए गए फंड में से 70 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे जनसेवा केंद्र का लगभग काम पूरा कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का काम भी तेजी से चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया पूरी होते ही सदन को सरकार द्वारा दिए गए एक फंड का हिसाब दे दिया जाएगा। इंदौर सांसद महिमा द्विवेदी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना
प्रधानमंत्री जी शांत रहिए, शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को फिर से बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के लिए उनके साथ खड़ी होकर लड़ रही है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए शांत रहे। साथ ही महिलाओं और बेटियों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर रही है, जिससे वो अपने हक और अधिकार को जाने और अपने हक के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार उन्हें स्व सहायता समूहों से जोड़ रही है। हमारी सरकार महिलाओं को उनका हक और न्याय दिलाने का काम कर रही है। दुष्कर्म और यौन शोषण मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। ऐसे अपराधियों को जल्द फांसी हो, इस बात पर भी विचार किया जाए। हमें माननीय सदस्य को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो जिस किसान को अपनी बातों में परेशान बता रहे हैं, वो सही मायनों में परेशान नहीं है, वो विपक्ष की बातों में परेशान है। सही मायनों में वो खुशहाल है। साथ ही अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से अपने विपक्षियों को से कहना चाहेंगे कि आंखें खोल कर देखिए, आपको हकीकत दिख जाएगी। हमारी सरकार वादे को पूरे लगन एवं ईमानदारी के साथ पूरा कर रही है। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि हम और हमारे मंत्री निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगी कि बैठकर काम नहीं होता, काम करने के लिए चलना और जिसे एक माला देख रहे हैं, वो महज माला नहीं है, वो जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जो हमारी सरकार को मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, जिसे एक महज एक रिबन देख रहे हैं, वो एक रिबन नहीं है, बल्कि वो हमारे देश का विकास है। तो मैं आपके माध्यम से विपक्षी को बताना चाहूंगी कि हम और हमारे मंत्री जनता की सेवा करने और देश के निरंतर विकास में शांत रहिए। साधना पांडे, सांसद हैदराबाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जीडीपी के अनुरूप सैन्य व्यय में कमी क्यों हो रही है? दूसरा, विगत 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सेना और रक्षा को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? तीसरा, आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? चौथा, विगत 3 वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रक्षा बलों अर्थात थल सेना, वायु सेना और नौसेना में
सांसद खुशबू साकिब। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि हमारे देश में शिक्षा को इतना महत्व देने के बावजूद भी क्यों आवश्यकता के अनुसार कॉलेज और विद्यालय नहीं बनवाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या आप बताएंगे कि क्या नाम मात्र की कॉलेज होने से हमारे देश के बच्चे पढ़ पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से भी पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ शहर के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार है, गांव के लोगों को नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ शहर में ही अच्छी यूनिवर्सिटी की सुविधाएं देखने को मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या सिर्फ अमीरों को ही अच्छी शिक्षा का हक है, गरीब को नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर गरीब के अच्छी शिक्षा का हकदार है तो क्यों हमारे गांव में अच्छी कॉलेज की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे गांव में ही क्यों कोचिंग सेंटर नहीं खुलवाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि जिसके पास प्राइवेट कोचिंग सेंटर की फीस देने के लिए नहीं है, वो भी क्या अच्छी शिक्षा ले सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्यों हमारे देश के सभी राज्यों में शासकीय कोचिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, बल्कि क्यों महाविद्यालयों में इतनी सुविधा नहीं कराई जा रही है, क्यों कोचिंग सेंटरों की आवश्यकता ही न पड़े, अपने विद्यालय में ही पढ़ के IAS IPS बन सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि हर गरीब के पास इतना धन नहीं होता कि वो अपने बच्चों को शहर भेज सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या इस कारण सिर्फ पैसे के कारण हमारे देश के बच्चे के होनहार छात्रों के सपने अधूरे रह जाएं। धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री जी, शांत रहिए, शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से संसद को बताना चाहूंगी कि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय की बैठक व्यवस्था बढ़ाई जाती है और प्रत्येक वर्ष बच्चों की संख्या बढ़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से संसद को यह भी बताना चाहूंगी कि जितनी संख्या बढ़ती है उतना हम उनको फंड देते हैं ताकि वो अपनी बैठक व्यवस्था को बढ़ा सकें। शांत रहे, शिक्षा मंत्री जी को अपनी बात कहने दें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से संसद को यह भी बताना चाहूंगी कि मैं शिक्षा के रूप में सभी को समान रूप से देखती हूँ, चाहे वह गांव के बच्चे हो, चाहे वह शहर के बच्चे हो। हमारे लिए सभी समान रूप में हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। एक शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब हमारी शिक्षा ठीक नहीं काफी है तो हमें कोचिंग सेंटर की अब सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।